हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आज हम लोग फेजर डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग फेजर डायग्राम को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है ना? इसीलिए आज मैं फेजर डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या करने वाला हूँ। उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किसके लिए? जाहिर सी बात है, आप ही के लिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे क्या है ना कि जो फिजिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा होता है, ठीक है, कि उसमें ना सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। किसका खेल है? कॉन्सेप्ट का खेल। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो जाएगा तो आपको जानकारी है कि फिजिक्स में कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं। अच्छे से एग्जाम आप दे लीजिए। देने के बाद जब आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, जो आप चाहते हैं वो नंबर गेट कर जाएंगे, उसके बाद हम लोग मिल करके उसको, ठीक है ना, चीजों को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है ना? सेलिब्रेट करने का तरीका क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम लोग का मेन फोकस ये है, क्योंकि इस समय मेरे चेहरे पे आपको लेकर के इतनी गंभीरता होने का एक ही वजह है कि मुझे पता है ना भाई कि हाँ, जैसे जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, जाहिर सी बात है कि भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है और आपकी तैयारी के सामने वह क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा मेरा विश्वास है, लेकिन मेरा विश्वास टूटने मत दीजिएगा। टूटने ना मत दीजिएगा सेंस क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे विद्यार्थी हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी के सामने वो जो क्वेश्चन होंगे वो टिक नहीं पाएंगे। और उसके बाद कुछ कमियां हैं, तो उस कमियों को दूर करने के लिए भाई शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, तो मैं आपके लिए चीजों को मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। चूंकि समय बहुत कम है, तो अभी हम लोगों का जो मेन ध्येय है, मेन जो हमारा टारगेट है, वो टारगेट क्या है? और टारगेट यही है कि हम लोग क्या करें कि कम से कम समय में हम लोग जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड चीजों पे बात करें, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पे बात करें, उससे रिलेटेड ग्राफ पे बात करें, उससे रिलेटेड हम लोग बात करें, बार बार बात करें। तो इससे क्या होगा कि वह टॉपिक जो आपका मेन टॉपिक मैंने आपको बताया हुआ है, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड बोर्ड स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में मैंने अपने बताया है। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, बोर्ड स्ट्रेटेजी वाले पे क्लिक करिएगा, तो वहां पर आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज है, फेजर डायग्राम है, तो थोड़ा फेजर डायग्राम को समझ लीजिए कि फेजर डायग्राम है क्या। फेजर डायग्राम में आपको जानकारी है कि जब हम बात करते हैं किसकी, एसी सर्किट की बात करते हैं, तो एसी सर्किट की बात करने से पहले हम एसी करंट की जब बात कर लेंगे, तो जब हम एसी करंट की बात करते हैं तो कुछ हमें ग्राफ इस टाइप का मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है? आपको पता है कि ये जो ग्राफ इस टाइप का मिल रहा है, इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जो करंट है आपका, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो वैल्यू है, वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जीरो से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम पे जा रही है, फिर ऐसे आकर के मिनिमम पे होते हुए फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर मैक्सिमम पे जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। जब हम बात करते हैं किसकी, डीसी की, डीसी में डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, तो जब डायरेक्ट करंट की बात करते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होता। जैसे कि कोई सर्किट है, ठीक है, सर्किट का सेंस मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जब हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, तो बैटरी से जो हमें करंट मिलता है वो क्या मिलता है? डीसी करंट मिलता है। तो डीसी जो करंट मिलता है वह क्या टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? चेंज नहीं होता। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर मैंने जो बात किया एसी करंट के बारे में, तो एसी करंट में क्या होता है कि वह टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, और जो हमारा क्या होता है, डीसी होता है ना, डायरेक्ट करंट होता है, वह टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। तो टाइम सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने क्या कहा कि जो आपका एसी करंट है, एसी करंट क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। और आपका जो डीसी करंट होता है वह, उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दैट इज ए कांस्टेंट होता है। मतलब कांस्टेंट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वह चेंज नहीं होता। तो डीसी और एसी में पहले आपको अंतर समझ में आ गया। तो जाहिर सी बात है, अब डीसी सर्किट भी अपना मैं चूंकि जो आपका थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें मैंने पीवाईक्यू कराया हुआ है, तो उसमें आप डीसी के विषय में आप समझ सकते हैं चीजों को। और रह गया एसी की बात, तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि एसी सर्किट से पहले एसी करंट की बात करेंगे। एसी करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। पहले जैसे जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट होने के बाद फिर मैक्सिमम वैल्यू पे गया, फिर मिनिमम वैल्यू पे आया, फिर चलते चलते फिर मैक्सिमम पे गया, फिर ऐसे करके मिनिमम वैल्यू पे आया। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है करंट की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो करंट है वो कैसा है? एसी करंट है। दूसरा चीज ये है कि ये जो एसी करंट है, ठीक है, यह जो एसी करंट है,
तो एसी करंट में आप यह समझ गए कि हाँ चेंज होता है। तो इसमें हम लोग ना जो बात करेंगे वह जाहिर सी बात है ई और आई, मतलब एक बात करेंगे एसी वोल्टेज के बारे में, और आई मतलब हो गया हम बात करेंगे एसी करंट के बारे में, ठीक है ना। तो जब एसी वोल्टेज और एसी करंट, मतलब यहां पर आपको यह पता चल गया कि एसी वोल्टेज और एसी करंट जो है वह टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में एसी वोल्टेज और एसी करंट चेंज होता है तो जो एक सर्किट, जैसे मान लीजिए अगर हमको एसी सर्किट चाहिए, तो एसी सर्किट में जो वोल्टेज का जो सोर्स होगा उसको हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे, तो उसको हम कुछ ऐसे डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मुझे एक सर्किट बनाना है, सपोज करिएगा मैं एक सर्किट बनाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्किट बनाया और मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, ए ऐसे बना दिया। इसका मतलब ये जो सोर्स है वो कैसा सोर्स है, दैट इज एसी सोर्स है। एसी सोर्स क्यों है, क्योंकि ये सिंबल में सर ने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसे बढ़ रहा है, फिर कम हुआ, ऐसे मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर ऐसे करके फिर मिनिमम हुआ, फिर उसके बाद समझ में आ रहा है आपको कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी चीज को, एसी वोल्टेज चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, करंट चेंज हो रहा है, तो एक डायग्राम के द्वारा, ठीक है ना, एक डायग्राम के द्वारा जो आपका एसी वोल्टेज और करंट जो वेरी हो रहा है, ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऐसे डायग्राम को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम, आर्गन डायग्राम, इसका दूसरा नाम भी क्या है, आर्गन डायग्राम, ठीक है ना, आर्गन डायग्राम, या इसको क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो डायग्राम में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, कि हाँ किसके बारे में बात करेंगे, एसी वोल्टेज और करंट की बात करेंगे। इसमें कौन आगे हो रहा है, कौन पीछे हो रहा है, कौन साथ साथ चल रहा है, कैसे वेरी कर रहे हैं, हम लोग उस डायग्राम में इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे डायग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, फेजर डायग्राम कहेंगे, ठीक है ना। और फेजर डायग्राम में हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, पहले फेजर डायग्राम में पहले हम लोग बात करेंगे प्योर रेजिस्टिव। तो देखिए प्योर रेजिस्टिव का मतलब क्या हो गया, सब सपोज करिएगा, मैं समझाता हूं आपको ना। अब देखिए वन बाय वन मैं चलूंगा, प्योर रेजिस्टिव समझाऊंगा, प्योर इंडक्टिव समझाऊंगा, प्योर कैपेसिटिव समझाऊंगा, फिर एलआर सर्किट समझाऊंगा, सीआर सर्किट समझाऊंगा और एलसीआर सर्किट समझाऊंगा। उसमें भी दो केसेस सामने मैं लिखा हुआ हूं, उसको समझाऊंगा। तो फटाफट देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि जैसे मैं अगर बात करता हूं किसका, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का, है ना, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर कुछ हम लोग ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें क्या है, हमारा केवल और केवल क्या लगा हुआ है, प्योर का मतलब क्या हुआ कि उसमें केवल और केवल रजिस्टर लगा हो। ये एसी सोर्स हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस आर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज अ रजिस्टर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एसी सोर्स हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको यह देखना है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि अभी मैंने आपको बताया कि एसी क्या बोलते हैं, एसी करंट के बारे में मैंने क्या बताया, टाइम के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो अभी हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें किसका अध्ययन करेंगे, हम लोग एसी वोल्टेज और एसी करंट का अध्ययन करेंगे। करंट आगे जा रहा है कि वोल्टेज आगे जा रहा है, कौन किससे आगे जा रहा है, कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो उस डायग्राम को क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम बोलेंगे। अब फेजर डायग्राम इसका हम बनाते हैं, किसका, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट का। तो देखिए फेजर डायग्राम इसका कुछ कैसे हो जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको आप, ठीक है, उसको आप देखिए। तो ये फेजर डायग्राम आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फेजर डायग्राम है, इसको अच्छे से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये आपका फेजर डायग्राम है, फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपका फेजर डायग्राम है, किसके लिए है, रेजिस्टिव सर्किट के लिए। किसके लिए है, रेजिस्टिव सर्किट के लिए है। तो इसको थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा, तो कैसे समझेंगे आप। एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्या, तो देखिएगा। तो चलिए कोई नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसे बात करेंगे, देखिए ना। जैसे एक बात बताइएगा मुझे, आप ये वाली लाइन देख रहे होंगे, कौन सी लाइन देख रहे होंगे, ये वाली लाइन देख रहे होंगे आप, ये लाइन देख रहे होंगे आप, ठीक है। अब जो ये लाइन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमको समझना है कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रेजिस्टर, ठीक है। सर्किट में आपको बना के दिखा दिया, सर्किट आपका कहां पर है, सर्किट आपका कहां पर है, सर्किट अभी मैंने आपको कहां बताया, ये देखिए ये सर्किट हो गया आपका। अब थोड़ा इसका ये हम लोग फेजर डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए एक बात बताइएगा कि हम लोग याद रखिएगा ना, इस वाला ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस में क्या दिखाते हैं, एक्स एक्सिस में यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ओमेगा टी दिखाया गया, क्या दिखाया गया है, ओमेगा टी दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वाई एक्सिस में जो वैल्यू आएगा वो ईएमएफ का आएगा और करंट का आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे,
आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। क्या, अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव होगा, याद रखिएगा मैं एक बात बता रहा हूं सिंपल सा, कि सर्किट अगर प्योर रेजिस्टिव होगा, अगर सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव है, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट है, तो जो वोल्टेज होता है ई एंड आई वो किसमें होंगे, सेम फेज में होंगे। किसमें होंगे, सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब हो गया कि ई और आई के बीच का जो एंगल होगा दैट इज फाई इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और सेम फेज का मतलब क्या होता है वो हम यहां पर समझेंगे। आप यहां गौर से देखिएगा कि आई और ए वाला लाइन, पीला वाला जो लाइन है वो ई है, आपका ई है, और आपका जो ए वाला लाइन है कौन सा लाइन, दैट इज ये लाल वाला लाइन दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, ये ऑरेंज वाला लाइन जो आपको दिख रहा होगा, यह कौन सा लाइन है, आई है। और आप एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्या कि जब आई 0 से शुरू हो रहा है तो उसी समय ई भी 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। चलिए, आई जब मैक्सिमम पे पहुंच रहा है जिस टाइम पे, ठीक है ना, ये देखिएगा आपका ए वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है आपका ओमेगा टी, तो टी लगा हुआ है ना, तो टी का मतलब आप कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा आपको, टी मतलब क्या होता है, टाइम है, ठीक है। तो आप एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब यहां पर इस वाली लाइन को आप देखिए ध्यान से, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन में आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है तो वोल्टेज भी क्या हो रहा है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है। जब करंट यहां पर कितने पाई वाले पॉइंट पे पहुंच रहा है तो वोल्टेज भी अपने पाई वाले पॉइंट पे पहुंच रहा है। जब करंट की वैल्यू मिनिमम हो रही है तो उसी समय किसकी वैल्यू मिनिमम हो रही है, दैट इज वोल्टेज की मिनिमम हो रही है। जब करंट 2 पाई पे पहुंच रहा है तो वोल्टेज भी कहां पहुंच रहा है, 2 पाई पे पहुंच रहा है। इट मींस दैट, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो कुछ हो रहा है साथ साथ हो रहा है, साथ साथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेम फेज कहते हैं। सेम फेज का मतलब क्या हो गया, उनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब वोल्टेज और करंट क्या हो गए, साथ साथ चल रहे हैं, सेम फेज में हो गए, साथ साथ क्रॉस कर रहे हैं जीरो को, साथ साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, साथ साथ मिनिमम हो रहे हैं, ठीक है ना। जहां पहुंच रहे हैं साथ साथ पहुंच रहे हैं। साथ साथ पहुंचने का मतलब है कि समय है, जो टाइम है वह सेम है। तो हमें कह सकते हैं कि जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात आएगी तो वहां पर जो हमको फेज एंगल मिलेगा ई और आई में, वह कितना मिलेगा, दैट इज 0 डिग्री मिलेगा, और हमें कह देंगे कि वो सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप यहाँ सेकंड वाला ग्राफ देख रहे होंगे, तो सेकंड वाले ग्राफ में आपको क्या समझ में आ रहा है, सेकंड वाले ग्राफ में आपको यह समझ में आ रहा है कि ये देखिए, ये वाला एरो जो है, ठीक है, और एक ये वाला एरो देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। तो इस वाले एरो पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, इस वाले एरो पे क्या लिखा है, ईएमएफ लिखा हुआ है, और इस वाले एरो पे मैंने क्या लिखा हुआ है, दैट इज अ करंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों किसमें है, सेम फेज में। सेम फेज में देखिए, सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच का जो एंगल है आई और एंड ई का बीच का जो एंगल है वो कितना है, दैट इज 0 डिग्री है, ठीक है ना। और 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गए, वो सेम फेज में हो गए, किसके लिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हो गए। और ये जो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है फार्मूला, ई बराबर क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू होता है, और ई जो होता है उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। और आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, आई क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, आई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आपको, हाँ, इस वाले लाइन में हम किसको डिनोट कर रहे हैं, ई को कर रहे हैं और आई को कर रहे हैं, और ये वाला जो लाइन हमारा है वो किसका, कौन सा लाइन है, ओमेगा टी वाला लाइन है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो उसमें सेम फेज में होंगे कौन, वोल्टेज और करंट, ठीक है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं, अगर प्योर, सपोज करिएगा प्योर इंडक्टिव सर्किट है, क्या, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। प्योर इंडक्टिव का मतलब क्या हो गया, प्योर इंडक्टिव का मतलब क्या हो गया कि भाई जो, जैसे मान लीजिए हमने क्या बना दिया, इंडक्टर बना दिया, और ये हमारा क्या हो गया, एसी सोर्स हो गया, और ये हम इसका इंडक्टेंस क्या हो गया, एल हो गया। तो जो हमारा सर्किट आपको दिख रहा है कैसा हो गया, दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट हो गया। अब इसका हमको क्या पढ़ना है, फेजर डायग्राम पढ़ना है। तो फेजर डायग्राम कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका इंडक्टिव के लिए। तो इंडक्टिव में आप बस एक बात जान लीजिए कि इंडक्टिव में दैट इज ठीक है, हाँ, इंडक्टिव में यहां पर आप देखिए, ये आप देख रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इंडक्टिव में मैं आपको समझाना चाहता हूं, इंडक्टिव में सर ने क्या कहा है, क्या समझा रहे हैं सर, तो इंडक्टिव में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो आपका करंट होगा, आई होगा, जो आपका करंट होगा, क्या होगा, आपका जो करंट होगा, दैट इज जो करंट होगा, वो करंट क्या करेगा, दैट इज लैग करेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वोल्टेज होगा वो क्या करेगा,
लीड करेगा। अब इस बात को, ये बात दिमाग में आपको बैठ गया कि करंट लैग करेगा और ई लीड करेगा। तो कैसे करेगा, फेजर डायग्राम में समझते हैं थोड़ा सा। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, करंट लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह समझ में आएगा ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे यह वाला जो लाइन बना हुआ है पीला वाला, यह कौन सा है, ईएमएफ के लिए है, ठीक है, ई के लिए है। यह जो डॉट डॉट बना हुआ है किसके लिए है, करंट के लिए है। मुझे एक बात बताइएगा कि यह क्या दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है, और ये वाला क्या है, आई नॉट है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अगर मैं इस लाइन को देख रहा हूं और इस वाले लाइन को देख रहा हूं, और यहां पर आपको पता है कि यहां पर जैसे ओमेगा टी दिया हुआ है, ठीक है ना, और ओमेगा टी दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग, आपको पता है ओमेगा टी क्या होता है आपका, बताइए ओमेगा टी क्या होता है, ये आपके लिए है, मैं आपको एक हिंट कर दे रहा हूं, क्या होता है ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थीटा पान टी, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो ये ओमेगा टी मतलब कहीं ना कहीं टी लगा हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ा समझते हैं चीजों को, तो कैसे समझेंगे। यहां पर आप एक चीज देखिएगा, मैं इस वाले लाइन को ले रहा हूं, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और मैं इस वाले लाइन को ले रहा हूं, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। बस मुझे बता दीजिए यहां से लेकर यहां तक का बड़ा कि यहां से लेकर के यहां तक का बड़ा। तो अगर यहां से लेकर के अगर यहां तक बड़ा, इट मींस दैट कि जो आपका ईएमएफ वाली लाइन है वह पहले ही अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई है, और यह वाली जो लाइन है वह थोड़ी देर बाद मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची है। तो थोड़ी देर बाद कौन पहुंचा हुआ है, करंट पहुंचा हुआ है। तो करंट क्या हो गया, पीछे हो गया। तो पीछे को क्या बोलेंगे, लैग, और ईएमएफ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब आगे है। तो ईएमएफ को मैंने क्या कह दिया, लीड कह दिया, ठीक है। तो आप यहां से चीजों को समझ गए होंगे। और यहां पर आप एक बात बताइएगा मुझे ध्यान से, कि जैसे यहां पर आप एक चीज और देख लीजिए थोड़ा सा, कि जैसे क्या हुआ कि ईएमएफ अपना स्टार्ट हुआ यहां से, मैक्सिमम वैल्यू पे गया, जाने के बाद फिर क्या हुआ, अपने मिनिमम वैल्यू पे आया, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताइए, मिनिमम वैल्यू पे यहां पर आ गया कौन, ईएमएफ आ गया। अब एक करंट जो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे गया है, तो जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर अपने मिनिमम वैल्यू पे इधर आएगा। तो इट मींस दैट कि पहले कौन आया, तो ईएमएफ आया। तो पहले ईएमएफ आया मतलब लीड कौन कर रहा है, ईएमएफ कर रहा है। अब बाद में कौन आया, तो करंट आया। तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो इट मींस दैट इंडक्टिव सर्किट की बात आएगी तो करंट जो है हमारा वो लैग करेगा, और ईएमएफ हमारा क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, आप कितने एंगल से लीड करेगा ईएमएफ करंट को, याद रखिएगा π/2, मतलब जो फेज एंगल हो जाएगा फाई, वो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बना हुआ है, क्या बना हुआ है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप क्या बना हुआ है, ये जो बड़ा वाला एरो दिख रहा होगा आपको, ये ईएमएफ के लिए है, और ये छोटा वाला जो है वो किसके लिए है, करंट के लिए है। और ऐसा क्यों है, तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक बात बताता हूँ। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, और I इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R होता है। इट मींस दैट अगर V की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो I की वैल्यू, इसका मतलब नहीं कि वो भी बहुत ज्यादा होगा, I की वैल्यू कम हो सकती है। क्यों, क्योंकि आप एक बार बताइए, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R है। अब ये जो I की वैल्यू कम होगी वह किसके कारण होगी, दैट इज अ रेजिस्टेंस के कारण होगी। तो इसीलिए ईएमएफ को हम लोग देखिए बड़े एरो में दिखाए हैं, और करंट को हम लोग छोटे एरो में दिखाए हैं। और एक बात याद रखिएगा, क्या यहाँ पर E और I के बीच का जो एंगल हम देख पा रहे हैं वो कितना पा रहे हैं, π/2 देख पा रहे हैं। और E वाला पार्ट जो है ऊपर है, और I वाला पार्ट क्या है, नीचे है। तो ऊपर वाले को हम बोल देंगे कि हाँ वो लीड कर रहा है, नीचे वाले को हम कह देंगे कि लैग कर रहा है। तो कितने एंगल से कर रहा है, दैट इज π/2 एंगल से कर रहा है। मतलब फाई का जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया, π/2 हो गया। किसके लिए हो गया, तो दैट इज किसके लिए हो गया, दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसी ग्राफ को आप बना देंगे, यही आपका फेजर डायग्राम है फॉर इंडक्टिव एसी सर्किट, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं। कि अगर प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक कैपेसिटर मैंने बनाया, और मैंने क्या बनाया, एक एसी सोर्स बनाया, और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया। उसके बाद हमको इसका क्या पढ़ना है, फेजर डायग्राम पढ़ना है। फेजर डायग्राम कहां पर है, तो सर निकाल रहे हैं, तो सर को मिल गया। सर ने यहाँ पर लेकर के आ गए, और लाने के बाद इसको आप क्या करिएगा, इसका थोड़ा सा स्क्रीन शॉट आप अच्छे से खींच लीजिए, और खींचने के बाद सर इसको आपको समझा देंगे, ठीक है। इसको आप खींच लीजिए स्क्रीन शॉट, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, क्या समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। यह जो पीला वाला लाइन है वो ईएमएफ का लाइन है। पीला वाला लाइन कौन सा है भैया, तो ईएमएफ का लाइन हो गया, ठीक है। पीला वाला जो लाइन है वो किसका हो गया, ईएमएफ का लाइन हो गया, पीला वाला, ये ठीक है ना, येलो वाला, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला लाइन है क्या बोलते हैं, ऑरेंज वाला, वो क्या हो गया, करंट के लिए हो गया, ऑरेंज वाला लाइन, ऑरेंज लाइन, ठीक है। अब मुझे बात बताइएगा कि ईएमएफ स्टार्ट कर रहा है अपने जीरो से, और करंट स्टार्ट कर रहा है अपने मैक्सिमम वैल्यू से। इट मींस दैट कि ईएमएफ
अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा और करंट पहले ही स्टार्ट हो रहा है अपने कहां से, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइएगा कि अभी एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने वाला है और एक पहले से मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा हुआ है और वहां से स्टार्ट कर रहा है, तो इट मींस दैट यहां पर आगे कौन हो गया, तो यहां पर करंट आगे हो गया। तो करंट आगे होने को क्या बोलेंगे, तो हम बोल देंगे कि जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो किसको, किससे लीड कर रहा है, तो वोल्टेज से। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर आप, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हुआ तो फेज एंगल जीरो, ठीक है ना, फेज एंगल कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। फाइव इक्वल टू कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। और अगर आपका इंडक्टिव सर्किट हो गया तो उसके लिए जो फेज एंगल मिलेगा हमको कितना मिलेगा, दैट इज पाई बाई टू, ठीक है। और उसमें लीड कौन करेगा, तो उसमें वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। कैपेसिटिव की बात आएगी तो उसमें लीड कौन करेगा, तो इसमें करंट क्या करेगा, आपका लीड करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक है। और आपको फिर आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद दिखेगा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, इस वाले ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस वाले ग्राफ को। तो इस वाले ग्राफ में थोड़ा इस वाले को देखिए ध्यान से। यहां पर आप देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है आपको एक बात की जानकारी है। क्या जानकारी है, कि जब हम इधर ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम कैसे बढ़ते हैं, जब हम ऐसे बढ़ते हैं तो हमारा एंगल बढ़ता है। कैसे, आपको पता हो, जैसे 90 हो गया, इधर चलेंगे, ठीक है, ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल क्या होगा, फिर बड़ा होता चला जाएगा। फिर आप ऐसे चलेंगे तो एंगल बड़ा होता चला जाएगा। तो इट मींस दैट आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब बड़ा होने का मतलब क्या हो गया, तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो मतलब जो इधर वाला पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, करंट ही रहेगा। तो देखिए आप यहाँ वाला देखिए, एक बड़ा एरो है ईएमएफ का और एक छोटा एरो है किसके लिए, करंट के लिए है। और करंट का देखिए, करंट और कौन सा एंगल बना रहा है, ठीक है, करंट कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, ऑप्टिव एंगल बना रहा है, ठीक है। तो करंट कहीं ना कहीं क्या, कौन सा एंगल बना रहा है, ऑप्टिव एंगल बना रहा है। और करंट यहाँ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। कितने एंगल से कर रहे हैं, तो हम आई और ई के बीच का एंगल देखेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, दैट इज पाई बाई टू मिल रहा है। कितना मिल रहा है, पाई बाई टू। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गया, फेजर डायग्राम आपके सामने, इसको भी मैंने आपको समझा दिया। और इसको हटा दीजिए, कुछ नहीं है, इसको इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप बस इतना जानिए कि ये आपका यहाँ पर ये क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ई नॉट है, ठीक है। और समझ में आया। और ये क्या हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये वाला आई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये अभी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है। आई नॉट मतलब इससे स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि करंट पहले ही पहुंच चुका है, और पहुंच चुका है मतलब मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है करंट। और ईएमएफ जो है अभी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने वाला है। तो अभी देर किसको हो रही है, तो ईएमएफ को हो रही है। तो आगे कौन है, तो करंट है। तो आगे को क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे, और ई को क्या बोलेंगे, लैग बोलेंगे। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और ये आपका फिगर हो गया, आई और ई के बीच का एंगल कितना हो गया, पाई बाई टू। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट है वह लीड करेगा किसको, लीड करेगा किसको, करंट लीड करेगा किसको, ईएमएफ को। और ईएमएफ क्या करेगा, लैग करेगा कितने एंगल से, तो फाई इक्वल टू पाई बाई टू से। आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा फर्स्ट फिर देखते हैं क्या है। हम लोग बात करते हैं दैट इज एलआर सर्किट के बारे में। एलआर सर्किट में क्या होगा, ऐसा सर्किट जिसमें क्या होगा, इंडक्टर होगा और रजिस्टर होगा। बना लीजिए, ये आपने इंडक्टर बनाया और ये आपने रजिस्टर बनाया और ये आपने एक सर्किट बनाया। एसी सोर्स हो गया आपका, ये आपका इंडक्टर हो गया, ये आपका रजिस्टर हो गया, ये आपका एसी सोर्स हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइएगा, इसका हम लोग को फेजर डायग्राम पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, फिर सर यहाँ पर जाएंगे और बात आएगी किसकी, एलआर सर्किट की बात आएगी। तो एलआर सर्किट में दिस इज एलआर सर्किट, ओके। और इसी को ले आते हैं सामने, इसी को समझ लेते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा तो ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपका जैसे वाली लाइन आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया, दैट इज आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और एलआर सर्किट का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग इंडक्टर के वोल्टेज के बारे में बात करेंगे और रजिस्टर के वोल्टेज के बारे में बात करेंगे, दोनों का साथ साथ बात करेंगे। तो इसमें एक बात दिमाग बैठा लीजिएगा, क्या यहाँ पर देख रहे होंगे आप, रजिस्टर का वोल्टेज कितना है, वी आर है, ठीक है, अच्छा। और रजिस्टर का वोल्टेज जब वी आर है तो मुझे एक बात बताइए कि जो करंट होगा, ठीक है ना, करंट होगा। और रजिस्टर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आई और भी आर, आई और वोल्टेज है ना। आई मतलब रजिस्टर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि जो हमारा वोल्टेज होगा और करंट होगा वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। देखिए एरो आपको दिख रहा है, एक एरो दिख रहा होगा, ये दूसरा एरो दिख रहा होगा, ये दोनों के दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सेम फेज में हो गए, सेम फेज हो गए,
ये मतलब फाइव इज इक्वल टू दोनों कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ये भी हमने किसके बारे में बात कर लिया, हमने आर के बारे में बात कर लिया। अब हमारे किसके बारे में हमको बात करना है, अब हमको बात करना है दैट इज एल के बारे में बात करना है। एल कहाँ है हमारा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलआर सर्किट पढ़ रहे हैं। तो एलआर सर्किट में आपको जानकारी है कि जो आपका इंडक्टिव सर्किट के लिए उसमें लीड कौन करता है, तो वोल्टेज लीड करता है, किससे, करंट से करता है। तो आपको पता है कि इधर जाने पे क्या होता है, एंगल क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्या, एक करंट, ये वाला जो वेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें यहाँ देखिए करंट वेक्टर है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये इंडक्टर के लिए वोल्टेज है VL, और यहाँ पर इनके बीच का जो आप एंगल देख रहे होंगे, कितना देख रहे होंगे, π/2 देख रहे होंगे। तो इस ग्राफ में आपको दो बातें समझ में आ गई, क्या VR और I क्या हो गए, सेम फेज में हो गए, एक बात ये, और I और VL क्या हो गए आपके π/2 एंगल से VL I को, VL क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और I क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ये बात हो गया VL के लिए, और VR और I क्या हो गए, आपस में क्या हो गए, सेम फेज में हो गए। तो मुझे एक बात बताइएगा कि एक मिला आपको वोल्टेज VR और एक मिला VL, और इन इंडक्टर को और रजिस्टर को, ठीक है, जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो कहां से हो रहा है, दैट इज AC सोर्स EMF। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इनका रिजल्टेंट के बीच में से जाएगा। तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या हो गई, दैट इज E हो गई, और यह जो एंगल हो गया E आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला आपका, फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका, जब एक बार बताइए R और L क्या हो गए, सेम फेज में हो गए, और VL क्या हो गया, लीड कर दिया, और I क्या हो गया, लैग हो गया। ये इंडक्टर के लिए हो गया, या रजिस्टर, ठीक है ना, R और I की बात कर रहे, ये I, ठीक है ना, यह रजिस्टर के लिए हो गया, और यह किसके लिए हो गया, इंडक्टर के लिए हो गया। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन, जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट क्या आएगा कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा वो क्या करेगा, करंट को लीड करेगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कौन सा है, E है, और E और I आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ऐसे बढ़ने पे एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है, ये बड़ा वाला वेक्टर क्या है, E है, और यह छोटा वाला क्या है, दैट इज I, ठीक है ना, और यहाँ पर हम VR दिखाए हुए हैं। तो I और E के बीच का एंगल कितना बन रहा है, इधर फाई, इसी को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। और आपको पता है कि I इसके साथ जो एंगल बना रहा है, और E इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो E के द्वारा जो बनाया गया एंगल ज्यादा है, और ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, E क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और I क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो यहाँ पर हमको LR सर्किट में समझ में आ गया कि जो हमारा इफेक्टिव, जो हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमारा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, करंट को क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं CR सर्किट के बारे में। तो जब CR सर्किट की बात आएगी तो फिर क्या बनाएंगे AC सर्किट में, AC सर्किट हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें कैपेसिटर लगा दिए, ये आपका क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, AC सोर्स हो गया, चलिए AC सोर्स, ये आपका कैपेसिटर, ये आपका क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। चलिए उसके बाद इसका फेजर डायग्राम समझना है, तो कैसे समझेंगे, तो फेजर डायग्राम के लिए फिर कहाँ चलेंगे, थोड़ा अपने इमेज पे चलेंगे, और फेजर डायग्राम किसके लिए समझना है हमको, दैट इज CR सर्किट के लिए। ये रहा आपका CR सर्किट, इसको हम लोग ऐसे क्लिक किए और करने के बाद आपके सामने आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर हम समझाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझाते हैं। देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा, आप यह देख रहे होंगे, वाई एक्सिस हो गया, आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। और CR सर्किट है, ये भी ठीक है। CR सर्किट में बात किसकी किसकी होगी, CR कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए होगा, और क्या बोलते हैं, रजिस्टर के वोल्टेज के लिए होगा, VR, ठीक है। और उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं, इसमें क्या हम लोग फेजर डायग्राम में क्या देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, फेजर डायग्राम में क्या दिख रहे हैं आप, कि VR दिख रहा है और I दिख रहा है। तो आपको जानकारी है VR और I के लिए सर क्या बोल दिए हैं कि सेम फेज, चलिए ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एरो क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये सेम फेज हो गया। एक बात आपने किसके बारे में बता दिया, आपने R के लिए बात कर लिया। अब बात करते हैं C के बारे में। तो VC जो होगा, और जब I का देखा जाता है, तो मैंने आपको इंडिविजुअली बताया है प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए कि I क्या करेगा, I आपका क्या करेगा, लीड करेगा, और VC क्या करेगा, लैग करेगा। और लीड करने का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पर देख रहे होंगे I यहाँ पर है और VC आपको देखिए नीचे पर है। तो I और VC के बीच का एंगल कितना बन रहा है, π/2। मतलब इसका मतलब I क्या कर रहा है, लीड कर रहा है किससे, VC से, और VC क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितने एंगल से, दैट इज π/2। ये भी कितने एंगल से लीड कर रहा है, π/2। तो ये आपका क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया। और उसके बाद आपको एक बात की जानकारी, इसमें बात किसके बारे में हो रही है, रजिस्टर के वोल्टेज की बात हो रही है और कैपेसिटर के वोल्टेज की बात हो रही है। मतलब VR और VC की बात हो रही है। तो VC और VR का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज EMF होगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि VR और VC, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, EMF होगा। और जो EMF इनका रिजल्टेंट होगा
तो जाहिर सी बात है, जो आप एक चीज देखते होंगे कि वी आर और आई की बात होती है तो सेम फेज में हो जाते हैं, और कैपेसिटर वाले मैटर में आई क्या करता है, लीड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आई देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ईएमएफ यहाँ पर दिख रहा होगा, और आई और ई का जो एंगल बन रहा होगा, कितना एंगल बन रहा है आई और ई का, कितना बन रहा है, फाई बन रहा है। यही आपका क्या हो गया, फेज एंगल हो गया। ई क्या है आपका, रिजल्टेंट वोल्टेज है, किसके किसके, किसका किसका, और कैपेसिटर के वोल्टेज और रजिस्टर के वोल्टेज का रिजल्टेंट वोल्टेज है। और फाइनली यह देखा जा रहा है कि आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इधर से जाने पे क्या बढ़ता है, आपका एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए ई वाला जो वेक्टर है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है, और आई वाला जो वेक्टर इसके साथ जो एंगल बना रहा है, किसका एंगल बढ़ा, तो आई वाले का एंगल बढ़ा। तो आई वाले का एंगल बढ़ा, एंगल बढ़े का मतलब क्या हो गया, आई क्या हो गया, लीड कर रहा है, और ई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए किसके लिए हो गया, दैट इज सीआर सर्किट के लिए हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं, थोड़ा अब समय आ गया है, इसके बारे में बात करते हैं एलसीआर सर्किट के लिए। एलसीआर सर्किट कैसे बना लेंगे हम लोग, इसे बनाते हैं, दैट इज ये आपका क्या हो गया, इंडक्टर, ये आपका क्या हो गया, कैपेसिटर, ये आपका क्या हो गया, रजिस्टर, और ये हमने क्या दे दिया, एसी सोर्स, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका एल, सी और ए आर, एलसीआर सर्किट बन गया। अब एलसीआर सर्किट का मतलब ये हो गया कि इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरीज कनेक्शन है, और एसी वोल्टेज हमने लगा दिया है। तो जो सर्किट तैयार हो गया वो एलसीआर सर्किट तैयार हो गया। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। एलसीआर सर्किट में देखिए, अभी हम लोग दो केस समझेंगे। एक समझेंगे कि एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी और एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। तो जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा तो कहीं ना कहीं उस पर इंडक्टर का प्रभाव ज्यादा होगा, और एक्सी एंड ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो कैपेसिटर का प्रभाव ज्यादा होगा। और ये एक्सी क्या है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और आर क्या है आपको पता है, रेजिस्टेंस। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस ही होते हैं, क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। तो या किसका, एक्सएल किसका रेजिस्टेंस है, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। एक्सी किसका रेजिस्टेंस है, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। एक्सएल को क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे। और आर आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना, इनका काम क्या होता है आपको पता है, किसके फ्लो, किसके रास्ते में ये लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, अपोज करते हैं, किसके है ना, किसके मूवमेंट को अपोज करते हैं, ये आपको इसके बारे में जानकारी है। तो मैं बेसिक पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि एलसीआर सर्किट क्या है। तो आपने तीन कंपोनेंट लगा दिए हैं, इंडक्टर लगा दिए, कैपेसिटर लगा दिए, रजिस्टर लगा दिए, ऐसी वोल्टेज सर्किट हो गया, एलसीआर सर्किट हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब एलसीआर सर्किट आप समझ गए, थोड़ा इसका फेजर डायग्राम समझ ले। फेजर डायग्राम में क्या करेंगे, फिर से चलेंगे। फेजर डायग्राम कहाँ है भैया आपका, इसका फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम एक्सरे वाला हो गया। ठीक है, तो इस वाले मैटर में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप मुझ पे ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए इस पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस हो गया आपका। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये भी ठीक है। बात किसकी हो रही है, एल सी आर की हो रही है, ये भी ठीक है। आर के साथ आई का क्या कनेक्शन होगा, सेम फेज में। सी के साथ आई का कनेक्शन क्या होगा, आई लीड करेगा। एल के साथ आई का कनेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, मतलब वी एल ए हो गया, वी सी हो गया, और ये वी आर हो गया। तो इसका कनेक्शन क्या होगा, तो उसमें आई क्या करेगा, लैग करेगा। अब इन तीनों बातों को अगर एक डायग्राम में अगर हम लोग समझे तो वह डायग्राम हमारा किसके लिए हो जाएगा, एलसीआर सर्किट के लिए हो जाएगा। और कंडीशन हमारा देखिए दिया हुआ है, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। इट मीन्स दैट कि हम क्या करेंगे, वी सी वाले वेक्टर को छोटा बनाएंगे और वी एल वाले वेक्टर को बड़ा बनाएंगे। तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, ये वाला जो आपका वेक्टर है, ठीक है, अब वी सी वाला देखिए छोटा बना हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या था, वी एल था। ठीक है, VL, चूंकि VL वाला देखिए बड़ा बना हुआ है, तो ये एक बात पता है आपको, अगर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटा दिया गया, तो इसका जो रिजल्टेंट इधर आया वो कितना है, VL माइनस VC आया। एक बात और आप यहाँ देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको VR दिख रहा है और I दिख रहा है। तो VR और I देखिए सेम फेज में हो गए। तो ये आपका ये वाला क्लियर हुआ, कौन सा क्लियर हुआ, R क्लियर हुआ। अब पकड़ते हैं किसको, सी को पकड़ते हैं। तो सी आपको पता है, सी वाले में क्या होता है, सी वाले में आई लीड करता है। तो देखिए आई ऊपर में है और VC क्या नीचे में है, तो आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो लीड कर रहा है किसको, VC को। कितने एंगल से लीड करेगा, तो जाहिर सी बात है पाई/2 से, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब सी आर की कहानी हो गई, सी की कहानी हो गई। अब थोड़ा हम किसके बारे में बात करते हैं, एल के बारे में बात करते हैं, दैट इज इंडक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो इंडक्टर के बारे में थोड़ा बात करिए। इंडक्टर मतलब हो गया, इसका वोल्टेज कितना हो गया, VL हो गया। और आपको पता है कि VL वाले कंडीशन में क्या होता है, आई क्या करता है, लैग करता है, और ई क्या करता है, लीड करता है। तो मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, हाँ, VL वाले इंडक्टर वाले कंडीशन में क्या होता है, आई क्या करता है, आई क्या करता है, दैट इज एक सेकेंड ना, थोड़ा सा देख लेते हैं।
हाँ, इसमें आई क्या करता है आपका, लीड करता है। आई क्या करता है, लीड करता है। नहीं नहीं, आई क्या करता है, लैग करता है ना, सॉरी। वीएल वाले मैटर में क्या है, ध्यान दीजिएगा, तो आई लैग करता है। तो अब यहाँ पर देखिए आई यहाँ बना हुआ है और वीएल वाला इधर बना हुआ है। तो इधर बनने का मतलब क्या होगा, इसका एंगल ज्यादा हो गया और आई वाले का एंगल कम है। इट मीन्स दैट कि वीएल वाला जो पार्ट है वो आई को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। और यहाँ पर वीसी छोटा वेक्टर बना हुआ है, देखिए वीएल या ये वीएल यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा वेक्टर बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमको जो ये मिल जा रहा है वो क्या मिल जा रहा है, दैट इज अ वीएल माइनस क्या मिल जा रहा है, वीसी मिल जा रहा है, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में क्या है आप समझिएगा कि पहले यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि VL इज ग्रेटर देन VC। क्या दिया हुआ है, VL इज ग्रेटर देन VC। तो मतलब VL वेक्टर को हम क्या दिखाए हैं, बड़ा दिखाए हैं, और VC वेक्टर को हम क्या दिखाए हैं, छोटा दिखाए हैं। और बड़े इसके बाद आप एक चीज देख रहे होंगे कि जैसे अभी हम लोग अभी हमारा जो डिस्कस हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है ना, VL इज ग्रेटर देन VC के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप एक बात याद रखिएगा, क्या रखिएगा याद, इस वाले में ध्यान से देखिएगा कि VC आपका, देखिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, एक्स एक्सिस हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, इसमें एलसीआर की बात है तो एल वोल्टेज, VL वोल्टेज की बात करेंगे, VC वोल्टेज की बात करेंगे, VR वोल्टेज की बात करेंगे। VR का आई के साथ क्या होगा, सेम फेज। VC का आई के साथ क्या होगा, आई लीड करेगा, VC क्या करेगा, लैग करेगा। अब VL में क्या होगा, VL लीड करेगा और आई क्या करेगा, लैग करेगा। इन तीनों बातों को एक डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो एलसीआर सर्किट के लिए VL ग्रेटर देन VC फेजर डायग्राम हो गया आपका। अब यहाँ पर आप इस चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे, VR आई सेम फेज, आई और VC, तो आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, आई और VC लीड कर रहा है, आई लीड कर रहा है VC को। अब VL माइनस VC में VL आपको पता है ग्रेटर देन VC है, तो VL वाला वेक्टर बड़ा बनाया गया, VC छोटा बनाया गया। जाहिर सी बात है, दोनों अगर वेक्टर अपोजिट होंगे तो क्या होंगे, माइनस होंगे। बड़े में से छोटा, तो बड़ा कौन है, VL, तो VL माइनस VC हो गया। और जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर होगा, VL के तरफ होगा, ठीक है ना। तो VL माइनस VC ये हो गया आपका। और उसके बाद आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो VL है वो आई को क्या कर रहा है, आई हो गया आपका, ये आपका VL माइनस VC, ठीक है ना। तो आपका VL क्या कर रहा है, आई को, और जाहिर सी बात है लीड कर रहा है, कितने एंगल से कर रहा है, पाई बाई 2 से कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे VL इज ग्रेटर देन VC, इसका मतलब प्रभाव किसका हो गया, इंडक्टर वोल्टेज का हो गया। और इंडक्टर वोल्टेज का प्रभाव होने का मतलब हो गया कि जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना, वो भी किसके हिसाब से आएगा, क्योंकि इंडक्टर वोल्टेज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इंडक्टर वोल्टेज के बारे में आप लोग क्या पढ़े हैं कि जो VL होता है वो क्या करता है, लीड करता है, और आई क्या करता है, लैग करता है। तो जो रिजल्टेंट भी आना चाहिए वो भी आई को क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ई एक्स एक्सिस से और आई एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है, ई जो है आपका एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है। ज्यादा एंगल बनाने का मतलब ई क्या कर गया, आपका लीड कर गया, और आई क्या कर गया, आपका लैग कर गया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, दैट इज किसके बारे में, कि जब क्या आपका VC ग्रेटर देन VL हो, जब VC ग्रेटर देन VL हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आपका क्या होगा, E हो गया आपका, ठीक है, ये आपका EMF हो गया, क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट EMF हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे VC इज ग्रेटर देन VL का मतलब क्या हुआ, VC वाला बड़ा होगा, देखिए वाला एरो बड़ा है, VL वाला छोटा है। और उसके बाद जब दो अपोजिट में होंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा VC की तरफ ही आएगा, तो VC माइनस VL हो गया, ये भी ठीक है। और यहाँ पर देख रहे होंगे VR और I क्या हो गया, सेम फेज में होंगे, एक एरो सेम डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। इनके बीच का कोई फेज एंगल नहीं है इनके बीच में। उसके बाद आर और आई का कहानी खत्म। अब आता है एल के बारे में। तो एल और आई में आपको पता है कि वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है आई को। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर वोल्टेज VL, जो VL है वो लीड कर रहा है किसको, आई को लीड कर रहा है। एल की कहानी हो गई, आर की कहानी हो गई, एल की कहानी हो गई, बच गई सी की कहानी। तो यहाँ पर सी की कहानी यहाँ पर है, तो आपको पता है कि करंट क्या करता है, लीड करता है। देखिए करंट ऊपर है और VC नीचे है, तो यहाँ पर करंट लीड कर रहा है किसको, VC को। और उसके बाद ठीक है, क्या बोलते हैं, VL और VC है ना। यहाँ पर VC बड़ा एरो का मतलब क्या हो गया, इसका जो डायरेक्शन क्या आ गया, इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो रिजल्टेंट आया वो क्या है, VC माइनस VL आया। और रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा। तो इट मींस दैट, इसका क्या मतलब हो गया, इट मींस दैट एक वेक्टर आपका ए हो गया और दूसरा वाला वेक्टर हो गया आपका VR हो गया, ठीक है। इसके बीच का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो इसके बीच से जाएगा ई जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है प्रभाव किसका है, VC का प्रभाव है। तो VC के प्रभाव में आई क्या करता है, लीड करता है। तो आई जब लीड करता है तो इट मींस दैट कि जो
आपका आई करंट होना चाहिए, वो रिजल्टेंट वोल्टेज जो आपका है ई है, उसको क्या करना चाहिए, लीड करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे आई जितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ और ई जितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो आई का एंगल ई वाले एंगल से ज्यादा है। इट मींस दैट आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और ई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है दैट इज अ रेजोनेंस कंडीशन। तो कोई आपसे पूछेगा कि रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये हो गया, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब वो हो गया कि देखिए रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, ठीक है ना, मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। कैंसल आउट करने पे इसमें क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। तो जो वो सर्किट होगी वो क्या होगी, प्योर रेजिस्टिव हो जाएगी। तो प्योर रेजिस्टिव हो जाने पे क्या हो जाएगा, आपको पता है कि प्योर रेजिस्टिव जब सर्किट हो जाती है तो रेजिस्टिव सर्किट, जैसे कि मान लीजिए ये बात किसके लिए है, एलसीआर सर्किट में। जैसे क्वेश्चन ये है, जैसे एक कहा जा रहा है कि जैसे एलसीआर सर्किट है और एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन बताओ, तो आप बोल दीजिएगा कि जो एक्सएल है दैट इज द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे। बराबर होने पे क्या होगा कि फिर उसके बाद एल और सी की कहानी खत्म, एक्सएल एक्सी कहानी खत्म, क्योंकि आपस में क्या करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड हो गया तो आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के बाद आपका सर्किट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा। और प्योर रेजिस्टिव में सर ने बताया है कि जो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है और आई इनके बीच का जो फेस एंगल होता है फाई कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से जब फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो अगर हम कॉस फाई ले लेते हैं तो कॉस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। तो कॉस फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब हमको यहाँ पर करंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आई नॉट। आई नॉट मतलब क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और करंट क्या मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम मिल जाएगा। किस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में। कोई भी कोई पूछता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी समझाओ, तो आपको पता है कि ओमेगा आर इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अ 2 पाई एफ आर होता है। इसी एफ आर को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर अपॉन 2 पाई। थोड़ा ओमेगा निकाल लीजिए। तो आपको पता है कि रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी होता है। और एक्सएल क्या होता है, दैट इज ओमेगा होता है। एक्सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, ओमेगा एल इंटू ओमेगा सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एंड इंटू एल सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एल सी हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओमेगा आर की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। लेकिन नीचे कितना है, 2 पाई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। एफ आर मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप इसमें समझ गए होंगे, ठीक है ना। कभी कभी पूछता है पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, cos फाई इक्वल टू 1, किसके लिए, रेजोनेंस कंडीशन में। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अगर सही लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आपके लिए मैं लाभदायक साबित हो सकता हूँ, आपके फ्यूचर के लिए मैं लाभदायक साबित हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है कि सर आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, आपको मेरा मेहनत अगर दिख रहा है, अगर मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, विश्वास बन रहा है कि हाँ सर धीरे धीरे हमारे लिए बहुत कुछ कर जाएंगे, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझसे जुड़िए। आपका सब्सक्राइब करना, आपका मुझसे जुड़ना मेरे मनोबल को और बढ़ाएगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करूंगा। तो मेरा विश्वास है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे लगता है कि फिजिक्स में आपको आज भी दिक्कत नहीं होगा, कल भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।